15 सितंबर को इन्होंने एक हमें झुंझुना पकड़ा दिया कि पहला फेज़ ये है और अब हम अगले 10 दिनों में दूसरा नोटिफिकेशन निकालेंगे, फिर उसके 10 दिन में तीसरा नोटिफिकेशन। तो ये आर्ग्यूमेंट पहली बात तो देना बंद कर दीजिए कि सिर्फ अडानी और अंबानी टैक्स दे के हमको पढ़ा रहे हैं। सरकार की अगर कोई नीति किसी का शोषण कर रही है, किसी वर्ग के खिलाफ जा रही है, तो उसका विरोध क्यों नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन ने जो समाज के दबे कुचले वर्ग से आने वाले लोग हैं उनको एकदम कट ऑफ कर दिया है। तो वीसी को अच्छा नहीं लगा ये चीज़ कि ये लोग कैसे आ गए, ये 4-5 हज़ार रुपये फ़ीस देते हैं, ये मेरे घर के बाहर कैसे आ गए बात करने। तो उन्होंने गार्ड्स बुला लिए, दिल्ली पुलिस को बुला लिया। स्टूडेंट को आप एक क्रिमिनल की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं कि वो अपनी बात रख दे रहा है। तो जो यहाँ पे पुलिस और प्रोटेस्टर का रेशियो है, अगर उतना अच्छा रेशियो हमारे क्लासरूम में होता टीचर स्टूडेंट का तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। पढ़ाई की बात आती है तो रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, पुलिसिंग की बात आती है तो पूरे देश की पुलिस आप बुला के यहाँ लगा देंगे। तो यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी के हर वर्ग के लोग, महिला, दलित, आदिवासी, मुसलमान, LGBT कम्युनिटी के लोग, वो लोग आए और यूनिवर्सिटी में पढ़ सके। इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस उतनी होनी चाहिए। और ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का मॉडल है, ये बेसिकली एक स्कैम है। ये बेसिकली शिक्षा को कॉरपोरेट्स में हाथों में बेचने का एक एजेंडा है। भगत सिंह बात बोलते थे कि बहरों को सुनाने के लिए ज़रा आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है। ये देश पार्लियामेंट में बैठे कुछ लोगों से नहीं चलता। पुलिस कल हमसे झगड़ा कर रही है, अभी यहाँ पे इतनी संख्या में पुलिस है और हो सकता है कि कुछ देर बाद हम लोग को डिटेन भी करके ले जाए। तो ये एक पूरा पैटर्न बन गया सरकार का। अब ऐसा हो रहा है कि 50 की क्लास एक क्लास नहीं रह गई है, भीड़ बन गई है टीचर के लिए। तो हमको ये भी समझ में आता है कि टीवी में वो जो इंसान है जो चीख चीख के कह रहा है कि मुसलमान तो सब एंटी नेशनल है, टेररिस्ट है, हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्कैम्स हो रहे हैं और अलग अलग तरीके से अलग मार्जिनलाइज सेक्शन से आने वाले लोगों को और हटाया जा रहा है। कैंपस खुल रहा है, लोग बोलिंग करने डिस्को जा रहे हैं। आप क्यों मजाक कर रहे हैं हमारे साथ कि आप कैंपस नहीं खोल सकते? बिल्कुल नहीं, आप खोल सकते हैं। और अंबेडकर यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, दिल्ली सरकार के अंडर आती है, लेकिन उसका फीस स्ट्रक्चर किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को टक्कर देने के लायक है। रिजर्वेशन पॉलिसी में बदलाव आ रहे हैं। रिजर्वेशन एक तरीके से हटाने की कोशिश की जा रही है, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। हम लोग इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, आर्ट्स फैकल्टी के सामने खड़े हैं। मेरे साथ इस समय अभी सत्यम है, बगल में आप श्रेया को देखेंगे, उसके बगल में नेहा है। यहाँ पे हंगर स्ट्राइक चल रहा है जिसका कॉल आयशा ने दिया था। हंगर स्ट्राइक इस बात को लेकर कि कैंपस को खोला जाए, ओपन किया जाए, जहाँ सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ लगभग खोल दी गई हैं, नॉर्मलाइज हो गया है सब कुछ। वैसे में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद क्यों रखा जाए? सत्यम, आप आयशा से जुड़े हैं और आयशा ने कॉल दिया है यहाँ हंगर स्ट्राइक का। पहला सवाल ये मैं पूछता हूँ, जो आपके ऊपर बार बार आरोप लगता है कि जहाँ भी सरकारी नीति के खिलाफ अगर कोई विरोध करना होता है वहाँ आप लोग पहुँच जाते हैं। जी, ऐसा क्यों? ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ जो हंगर, देश की सारी यूनिवर्सिटी बंद है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, आप लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। पहली बात तो ये आप जो कह रहे हैं कि देश की सारी यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, आई थिंक आप अगर नोटिफिकेशन उठा के देखेंगे तो फेज वाइज खुल रहा है, वो यूजीसी के कहने के बाद जो बोल रहे हैं, लेकिन एक तरह से पूरा कैंपस नॉर्मल नहीं हुआ है पहले की तरह। कोई जी नॉर्मल नहीं हुआ है, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी में इतनी शांति भी नहीं है जैसी शांति दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। 15 सितंबर को एक पहली नोटिफिकेशन आई। हम पिछले 3 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 6-7 प्रोटेस्ट करने के बाद इन्होंने दबाव में आके एक नोटिफिकेशन निकाला कि अब हम ग्रेडेड रीओपनिंग करेंगे यूनिवर्सिटी कैंपसेस की। 15 सितंबर को इन्होंने एक हमें झुंझुना पकड़ा दिया कि पहला फेज़ ये है और अब हम अगले 10 दिनों में दूसरा नोटिफिकेशन निकालेंगे, फिर उसके 10 दिन में तीसरा नोटिफिकेशन। 15 सितंबर से आज डेट हो गई आई थिंक 25 अक्टूबर, 1 महीने 10 दिन बीत गए हैं। वो 10 दिन उनके हिसाब से अभी नहीं बीते हैं। कोई दूसरा नोटिफिकेशन नहीं आया कि सेकेंड फेज़ ऑफ रीओपनिंग क्या होगा। पहले फेज़ में उन्होंने जो साइंस के स्टूडेंट्स थे 3rd ईयर के, उनको लैब के नाम पे बुला लिया है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये, क्या फर्स्ट ईयर के जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए लैब का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है? 3rd ईयर में लैब करा दीजिए, पहले 2 साल आप लेबोरेटरी मत बुलाइए, 6 महीने में वो सारी चीज़ें सीख जाएंगे, प्रैक्टिकल स्किल्स। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया, 2nd ईयर में पहुँचने वाला हूँ। क्या एक लॉ का स्टूडेंट घर में बैठ के लॉ की पढ़ाई कर सकता है? लॉ जो होता है वो समाज को समझने, समाज को बदलने और समाज को रेगुलेट करने के लिए पढ़ाया जाता है। आप एक बंद कमरे में एक फ़ोन स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के लॉ को कैसे समझेंगे? ऐसे सब्जेक्ट में अगर आप हैं तो आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, डिबेट करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन पूछ पाएंगे। और आपने जो बात कही कि आयशा के लोग हर जगह जहाँ सरकारी नीति का विरोध होता है ऐसा आरोप लगता है, तो ये आरोप अगर लगता है तो अच्छी बात है, हम कहेंगे कि आरोप सही है और ये लगना भी चाहिए।
सरकार की अगर कोई नीति किसी का शोषण कर रही है, किसी वर्ग के खिलाफ जा रही है, तो उसका विरोध क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, आपका मकसद इसमें सिर्फ आपका पॉलिटिक्स करना है, ये बताया जाता है। ये आप किस आधार पे कह रहे हो? पॉलिटिक्स कोई गलत चीज़ नहीं होती है। पहली बात तो ये कि आप क्यों कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स करना कोई गलत चीज़ है? जो सरकार बनती है वो भी पॉलिटिक्स करके बनती है। जो सरकारें सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनका काम है साफ तौर से कह रहे हैं, और जो जिस बात को आम जनता तक पहुंचाने में वो कामयाब भी हो रहे हैं कि आप लोग पढ़िए। जी टैक्स पेयर का पैसा लगता है, जो जनता है, देश की जनता है, उनका पैसा टैक्स वो लोग देते हैं, उससे आप पढ़ते तो पढ़िए, सियासत मत कीजिए, नेतागिरी मत नहीं कीजिए। नहीं, टैक्स हम भी देते हैं। आपको ही पता होगा कि टैक्स सिर्फ इनकम टैक्स नहीं होता है, बहुत तरह के टैक्सेस होते हैं। टॉफ़ी खरीदते हैं, चाय पीते हैं, कुछ भी करते हैं तो टैक्स देते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट पहली बात तो देना बंद कर दीजिए कि सिर्फ अडानी और अंबानी टैक्स दे के हमको पढ़ा रहे हैं। हम अपना खुद जो कंज्यूम करते हैं उसके लिए टैक्स देते हैं और उससे ये यूनिवर्सिटी चल रही है। उसके अलावा हर सेमेस्टर में हमारी फ़ीस जाती है यहाँ पे, और वो भी हम दे रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए। और उसके बाद भी आप कह रहे हैं पढ़ाई करिए। कहाँ से पढ़ाई करें? अगर मेरे पास लैपटॉप खरीदने का पैसा नहीं है, फ़ोन खरीदने का पैसा नहीं है, वाईफाई लगवाने का पैसा नहीं है, मैं कहाँ से पढ़ाई करूँ? आपने तो पढ़ाई करने की जगह ही बंद कर रखी है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई करिए, हम पढ़ाई करने के लिए ही ये लड़ाई कर रहे हैं। और हमारा एक नारा भी है कि लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। और अभी जो हमारी लड़ाई है वो पढ़ाई करने के लिए लड़ाई है, क्योंकि ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन ने जो समाज के दबे कुचले वर्ग से आने वाले लोग हैं उनको एकदम कट ऑफ कर दिया है। जो लोग पहले से गरीब थे, उनके पास लैपटॉप नहीं था, फ़ोन नहीं था, वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते। वो लोग यूनिवर्सिटी आके उनको एक आवाज़ मिलती थी कि वो यहाँ आएंगे, डिबेट करेंगे, अपनी बात रखेंगे लोगों के बीच में, और अपने आप को ये जो उनके ऊपर जुल्म हुए हैं इतने सालों से, उसके बंधन से बाहर निकालेंगे, मुक्त करेंगे खुद को। यूनिवर्सिटी इस चीज़ का एक सिंबल रहा है हमेशा से आज़ाद भारत में। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उसी चक्रव्यूह में फंसे रह जाएंगे। वो ना नए आइडियाज़ से इंटरेक्ट कर पाएंगे, ना इंगेज कर पाएंगे, और ना अपने आप को उस मार्जिनलाइजेशन से कभी बाहर निकाल पाएंगे, क्योंकि उनको वो जो स्ट्रेंथ एक होती है आइडिया की, वो उससे कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं होंगे। यूनिवर्सिटी स्पेस सिर्फ क्लास में बैठ के कुछ थ्योरी पढ़ लेने का, या कुछ लॉ को रट लेने की, या किसी थ्योरी को समझ लेना, साइंस के प्रैक्टिकल को कर लेने की जगह नहीं होती है। यूनिवर्सिटी स्पेस में चाय पीने की जो जगह होती है, वहाँ शाम को लोग घंटों बैठ के बात करते हैं कि देश में क्या हो रहा है, देश में क्या होना चाहिए, क्या संविधान खतरे में है, क्या सरकार की नीति सही है कि नहीं है। ये सारी बातचीत कहाँ हो पा रही है ऑनलाइन एजुकेशन में? तो ये सब तो भूलिएगा, तो फिर आपको कुचल दिया जाएगा या आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा। तो कुचल दिया जाएगा, इसमें मेरी गलती नहीं है, कुचल दिया जाएगा। वो क्यों डर रहे हैं कि छात्र अपनी बात रख रहे हैं? हम लोग 3 दिन पहले वीसी के ऑफिस के बाहर गए, रेसिडेंस के बाहर, महल जैसा बंगलो बना हुआ है उनका, वहाँ रहते हैं। हम गए उनसे बात करने की, हमारी बात सुनिए, ये 6-7 डिमांड है हमारी, इनको सुन लीजिए, हमसे बात कर लीजिए, मीटिंग कर लीजिए। तो वीसी को अच्छा नहीं लगा ये चीज़ कि ये लोग कैसे आ गए, ये 4-5 हज़ार रुपये फ़ीस देते हैं, ये मेरे घर के बाहर कैसे आ गए बात करने। तो उन्होंने गार्ड्स बुला लिए, दिल्ली पुलिस को बुला लिया कि चलो इनको बाहर करो धक्का देके। हमारे सारे साथियों को धक्का मुक्का करके बाहर निकाला गया, चोट आई उनको, और हमें उसके बाद फिर भी कोई समय नहीं दिया गया कि आप आके वीसी आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये बात करने से क्यों इतना डर लग रहा है इनको? हम बात करके उनको गोली थोड़ी मारने जा रहे हैं, हम तो कहने जा रहे हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी ये डिमांड है, इसको सुनिए, अगर आपको सही लगता है फुलफिल करिए, गलत लगता है तो बताइए कि आपकी डिमांड में ये गड़बड़ी है, इसलिए हम पूरा नहीं कर सकते। एटलीस्ट एक जो लॉजिकल डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, उस मोड में तो आइए। स्टूडेंट को आप एक क्रिमिनल की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं कि वो अपनी बात रख दे रहा है? तो अब आप यहाँ ही देख लीजिए, अगर आसपास देखेंगे तो जो यहाँ पे पुलिस और प्रोटेस्टर का रेशियो है, अगर उतना अच्छा रेशियो हमारे क्लासरूम में होता टीचर स्टूडेंट का, तो वो ज़्यादा बेहतर होता। यहाँ पे 50 प्रोटेस्टर के लिए 200 पुलिस बुला दी जाती है। तो ऐसा रेशियो आप क्लासरूम में तो नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं, लेकिन पुलिस फोर्स आपके पास आ जाती है। पढ़ाई की बात आती है तो रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, पुलिसिंग की बात आती है तो पूरे देश की पुलिस आप बुला के यहाँ लगा देंगे। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा आप कोई मुद्दा बताइए जो इलिजिटिमेट हो, जो गलत हो। क्या क्लासरूम में वापस आने का मुद्दा इतनी गलत बात है कि हम कह ही नहीं सकते, इस बात को रख नहीं सकते? और अगर हम रख रहे हैं तो ये पॉलिटिक्स करना है, और अगर ये पॉलिटिक्स करना है तो आई टेक प्राइड इन सेइंग दैट आई एम डूइंग पॉलिटिक्स। सत्य ने एक बात बहुत सही कही कि लॉजिकल डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, ऐसा स्पेस सरकार को क्रिएट करना चाहिए ताकि उनकी नीति, उनके योजनाओं के बारे में लोग बात कर सकें, लोग पूछ सकें उनसे, और सवाल करना इनका हक है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसका जवाब दें। श्रेया, पिछले दिनों आप लोग होम मिनिस्टर के घर पे प्रदर्शन कर रही थी। आपका आरोप था कि पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की आपके साथ, जी। फिर भी आप दूसरे हंगर स्ट्राइक पे आ गई हैं आप। देखिए,
उस दिन जो हमारा प्रोटेस्ट था पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर, वो प्रोटेस्ट करने का कारण ही यही था कि हम सोसाइटी और पुलिस को ये मैसेज दे सके कि आप किसी भी प्रोटेस्ट में किसी भी महिला प्रोटेस्टर के साथ अगर आप असॉल्ट करेंगे, बदतमीजी करेंगे तो आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरी बात, आप ये पूछ रहे हैं कि आज मैं यहाँ हंगर स्ट्राइक पे क्यों बैठी हूँ। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि वो लड़ाई और ये लड़ाई आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है। आज यहाँ पे हम अपनी एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं। आज यहाँ पे हम लड़ रहे हैं इस बात के लिए कि ड्यू जो कि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी के हर वर्ग के लोग, महिला, दलित, आदिवासी, मुसलमान, LGBT कम्युनिटी के लोग, वो लोग आएँ और यूनिवर्सिटी में पढ़ सके। इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस उतनी होनी चाहिए। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो हॉस्टल्स है वो उतने अफोर्डेबल होने चाहिए। और ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का मॉडल है, ये बेसिकली एक स्कैम है। ये बेसिकली शिक्षा को कॉरपोरेट्स में हाथों में बेचने का एक एजेंडा है। ठीक है। और इसीलिए इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे लड़ने आए। उस दिन जो हमारे साथ बदतमीजी हुई, दिल्ली पुलिस ने जो हमें असॉल्ट किया, वो उसी सरकार के इशारे पे किया था जो सरकार हमें अपनी यूनिवर्सिटी से वंचित रखना चाहती है। तो इसलिए वो लड़ाई और ये लड़ाई आपस में जुड़ी हुई है। हम सरकार का हर फ्रंट पे विरोध करेंगे। ठीक है। चाहे वो जेंडर की बात हो, चाहे वो कास्ट की बात हो, चाहे हमारे एजुकेशन की बात हो, चाहे वो मजदूरों के हक की बात हो, चाहे वो किसानों की हक की बात हो। आज के टाइम पे स्टूडेंट इस देश में एक बहुत बड़ा ऑपोजिशन बन के खड़ा हुआ है और वो सरकार की हर नीति के खिलाफ विरोध कर रहा है। और आज उसी का एक सैंपल आप यहाँ पे देख रहे हैं। आज यहाँ पे हम लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और हम लोग ये बहुत ही साफ तौर पे ये बात बोलना चाहते हैं कि जब तक ड्यू को खोला नहीं जाएगा, जब तक कोविड के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, वैक्सीन की जिम्मेदारी लेते हुए और सैनिटाइजेशन और मास्क की पूरी व्यवस्था करने के बाद ही हम चाहते हैं कि वाइस चांसलर जल्द से जल्द हमारी यूनिवर्सिटी को खोलें। देश में आप जानती हैं कि इस वक्त लगभग 1 साल से किसान बैठे हुए हैं, आंदोलन चल रहा है उनका तो कोई सुन नहीं रहा है। आपका कौन सुनने वाला है? देखिए, पहली बात तो कि कोई सुन नहीं रहा है इसलिए हम बोलना छोड़ दें, ऐसा तो होता नहीं है। भगत सिंह बात बोलते थे कि बहरों को सुनाने के लिए ज़रा आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है। ठीक है। और वो भी समय आएगा जब इन लोगों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये देश इस देश की जनता से चलता है। ये देश पार्लियामेंट में बैठे कुछ लोगों से नहीं चलता है। उनको चुन के हम ही ने वहाँ पर भेजा है ना, तो उनको हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। और देखिए, आप ये जो बात कह रहे हैं वो सुनते नहीं है, वो बिल्कुल हमसे डरे हुए हैं। आप ये देखिए, किसानों को उनकी प्रोटेस्ट से उठाने के लिए क्या नहीं किया सरकार ने। उनके कितने हथकंडे अपनाए, वहाँ गुंडे भेजे, वहाँ पे लाठी चार्ज करवाया, पुलिस द्वारा दमन करवाया। और सेम चीज़ आप देखिए स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में भी होता है। स्टूडेंट्स जहाँ पे भी प्रोटेस्ट करते हैं वहाँ पे पुलिस उनको आके डिटेन कर लेती है। यहाँ पे भी इतने सारे पुलिस वाले मौजूद हैं। कल जब हम लोग पुलिस स्टेशन गए परमिशन के लिए एक इंटीमेशन देना पड़ रहा है, तो पुलिस वाले हमसे झगड़ा कर रहे हैं। तो हम उनसे बोल रहे हैं कि यार, प्रोटेस्ट करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हम बिल्कुल यहाँ बैठ सकते हैं, हम क्यों ना बैठे। और इस समय हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारा तो करियर चौपट हो रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन, बहुत सारे बच्चे जो है जिनके पास मोबाइल फ़ोन तक नहीं है, वो लोग क्लासेस कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उनकी क्या डिग्री होगी और क्या उनको जॉब मिलेगी। इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। पुलिस कल हमसे झगड़ा कर रही है। अभी यहाँ पे इतनी संख्या में पुलिस है और हो सकता है कि कुछ देर बाद हम लोग को डिटेन भी करके ले जाए। तो ये एक पूरा पैटर्न बन गया सरकार का। तो सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सरकार हमसे डरी हुई है, क्योंकि वो जानती है कि ये वही लोग हैं जो अपने आंदोलनों के द्वारा, अपने भाषणों के द्वारा बाकी जनता को अवेयर कर रहे हैं सरकार के बारे में कि एक फांसीवादी सरकार है, ये जनता विरोधी सरकार है। तो इसलिए वो हमसे डरते हैं और इसलिए हमारा वो दमन करते हैं। अब नेहा से पूछते हैं। नेहा, चूँकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, 82 कॉलेजेस हैं इसके अंदर में। यूजीसी के कहने के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फेज़ वाइज कैंपस को खोल रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके पास, आप जानकारी के लिए मैं पूछ रहा हूँ, कोई रोड मैप है कि कैसे खोलेंगे अचानक से ये सालों से बनी यूनिवर्सिटी को? पहली बात तो ये है कि जैसा आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो ये बात भी है कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली के अलग अलग कोनों में है। इस बात का रियलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है कि आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं और इतने सारे स्टूडेंट्स पूरे देश के अलग अलग राज्यों से अगर आपके पास पढ़ रहे हैं, तो आपको इतना भी सोचना चाहिए कि 2 सालों में जो नुकसान हुआ है सबसे ज़्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का भी हुआ है। हाँ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जिसका सपना गांव में, जो शायद गवर्नमेंट स्कूल के अलावा कोई स्कूल में नहीं पढ़ा है, जहाँ की व्यवस्था हमको पता है किस तरीके से होती है, वो भी सपना देख पाता है कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएंगे। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में शायद ना सपना देख पाए, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है कि उसकी पढ़ाई के बारे में भी आप सपना देख सकते हैं कि अच्छी पढ़ाई होती है और वहाँ पर आपको जाने का मौका भी मिलेगा, ये भी आप सपना देख सकते हैं। ये एक अचीवमेंट की तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी गिनाता है, लेकिन इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह भी मानना चाहिए
कि इतना सारा देश के स्टूडेंट्स आप पे डिपेंड कर रहे हैं अपने एजुकेशन के लिए, उनके सारे सपने जुड़े हुए हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे करना है पूरा, ये मुझे लगता है इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन पे होना चाहिए। हमारा इस वक्त ये डिमांड है, माने कहने को तो हम कह सकते हैं कि रीओपनिंग के लिए बात कर रहे हैं ना, पर सिर्फ रीओपनिंग का बात नहीं है। जैसे आपने देखा होगा वहाँ पे हमारा लिस्ट ऑफ डिमांड्स है। ये जो 2 साल का जो लॉकडाउन लगा, जिसमें नेटफ्लिक्स भी आप रहने दीजिए, यूट्यूब पे जो वो चैनल्स होते हैं 20-20 मिनट के, 15 मिनट के, जो आपको गिटार कैसे बजाते हैं वो चलाना सिखाते हैं, और जो 1-2 क्लास करके जो स्टूडेंट्स हमेशा छोड़ देते हैं जिसको, उसकी तरह हो गया एजुकेशन। और उसके लिए 5,000, 7,000, 20,000 रुपया तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप मांग रहे हैं। तो बेसिकली वो भी एक ही भाषा में पढ़ा रहे हैं। जो फिज़िकल कांटेक्ट होता है, टीचर्स हमारे साथ क्लासरूम में बैठते थे, हमारे बॉडी लैंग्वेज से परखते थे कि अच्छा उनको समझ आया है कि नहीं है। क्लास के बाद हमको रोक लेते थे कि आपको क्या समझ आया नहीं आया है, बैठ जाते थे हमारे साथ क्लास के बाद कि ये तुमको शायद समझ नहीं आया, जानते थे। अब ऐसा हो रहा है कि 50 की क्लास एक क्लास नहीं रह गई है, भीड़ बन गई है टीचर के लिए। और आपस में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी भीड़ बन गई है। स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा ग्रेजुएशन यहीं से हुआ था, और जब मैं पहली बार यूनिवर्सिटी में आई थी, तो जिसको कहते हैं कि एक इंसान का शायद सबसे ज़्यादा मजबूत उसका इंडिपेंडेंट थॉट होता है ज़िंदगी जीने के लिए, और ये इंडिपेंडेंट थॉट मुझ में नहीं था, और मुझे लगता है, और शायद मैं बहुत हद तक सही हूँ, कि हमारे जो स्टूडेंट क्लास 12 से बाहर आया होता है उसके अंदर उतने हद तक डेवलप नहीं होता है, क्योंकि हम एक क्लोज ग्रुप में पढ़ते हैं, हम परिवार के साथ में रहते हैं, उन पे डिपेंडेंट होते हैं, हमारा क्लोज सर्कल होता है, एक कॉलोनी में रहते हैं, एक जैसे लोगों के साथ, एक क्लास, एक रिलीजन, उस तरीके के लोगों के साथ होते हैं। तो हमारे परसेप्शंस भी बहुत क्लोज्ड होते हैं, सीमित होते हैं। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग आते हैं, जहाँ पे वो स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं जो गांव से पढ़ते हैं, आदिवासी स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं, कश्मीर से पढ़ने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मणिपुर से पढ़ने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो हमको ये भी समझ में आता है कि टीवी में वो जो इंसान है जो चीख चीख के कह रहा है कि मुसलमान तो सब एंटी नेशनल है, टेररिस्ट है, हम जब अपने साथ मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ बैठते हैं, हमको समझ आता है कितनी मेहनत से पढ़ते हैं वो, कितने सपने देखते हैं बड़े बड़े दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई को लेकर, और आगे क्या करेंगे। और उनके सपने हमारे सपनों से अलग नहीं हैं। वो भी चाहते हैं कि कुछ कर पाएँ, अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएँ, वो भी चाहते हैं कि उनका नाम हो, उनकी इज्जत हो, वो भी चाहते हैं कि देश के लिए कुछ कर पाएँ। उनके सपने हमारे सपने सेम हैं, स्ट्रगल हमारा सेम है। ऑफ कोर्स ये अलग बात है, उनका ज़्यादा स्ट्रगल होगा, जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका स्ट्रगल हमेशा ज़्यादा होगा। तो क्लासरूम हमेशा वो जगह रहा है जहाँ पे हमने पहली बार ये समझा कि अरे जिसके बारे में टीवी पे या एडवर्टिजमेंट पे इतना सारा झूठ सुना था, या जो हमारे माँ बाप को ही झूठ, जो उनकी धारणाएं थी उन्हीं को मान लिया था, ये तो शायद गलत है। वो स्पेस ख़त्म कर देना एक बहुत और मतलब हम इसलिए भी रीओपनिंग कैंपस पे इतना ज़्यादा बोल रहे हैं क्योंकि ये एक सेपरेट एंटिटी नहीं है। कैंपसेस को बंद करना 2 साल तक, उसके साथ साथ एजुकेशन में एनईपी जो आया है वो अपने आप में जो पॉलिसी जिस तरीके से एजुकेशन को बदल रहा है, और उस बदलाव में जिस तरीके से छांट रहा है स्टूडेंट्स को, मार्जिनलाइज सेक्शन से दूर कर रहा है, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं। हम इसके भी कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि कैसे प्रोफेसर्स का जो अलॉटमेंट हो रहा है, जो रिजर्व्ड सीट्स हैं एससी प्रोफेसर्स, एसटी प्रोफेसर्स, आदिवासी प्रोफेसर्स, पीडब्ल्यूडी प्रोफेसर्स के लिए, उसमें नियुक्ति नहीं हो रही है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्कैम्स हो रहे हैं, और अलग अलग तरीके से अलग मार्जिनलाइज सेक्शन से आने वाले लोगों को और हटाया जा रहा है। एजुकेशन हमेशा, यूथ हमेशा, माने भगत सिंह से लेकर नेताजी बोस से लेकर CAA के समय तक, एजुकेशन और कैंपसेस हमेशा वो वाइब्रेंट एनर्जी की जगह रही है जहाँ पे इन सबको चैलेंज किया गया है। इसीलिए उन कैंपसेस को बचाना हमारे लिए बहुत लंबी, बहुत ज़रूरी लड़ाई है। इसलिए भी हम लोग, ये शायद दूसरा हंगर स्ट्राइक हो रहा है जिस पे हम लोग बैठे हैं। पहले भी बैठे थे, सेकेंड वेव से पहले बैठे थे रीओपनिंग के बाद, फिर जब सेकेंड वेव आया हमने भी बंद कर दिया क्योंकि हम समझ रहे थे किस तरीके का सिचुएशन है। लेकिन अब हो गया है, कैंपस खुल रहा है, लोग बोलिंग करने डिस्को जा रहे हैं। आप क्यों मजाक कर रहे हैं हमारे साथ कि आप कैंपस नहीं खोल सकते? बिल्कुल नहीं, आप खोल सकते हैं। आप डिसाइड करिए, थोड़ा सोचिए तो। और ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जब VC के ऑफिस के बाहर 19 लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे और आप जैसे मीडिया चैनल वाले इसको दिखाएंगे और लोगों के दिमाग में ये जाएगा कि लोगों के लिए ज़रूरी है
अभी तो सबके दिमाग में चल रहा है क्या दिक्कत है, टीचर भी घर पे बैठा है आराम से मस्त हो रहा है, स्टूडेंट्स भी बैठे, लोगों को ये लगता है, पर वो सही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बहुत परेशान हैं, जो ड्रॉप आउट करना पड़ा है। तो हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं उन सब स्टूडेंट्स की आवाज़ पहुंचाने का कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कैंपस खुलना। हम चाहते हैं कैंपस में आए, एक दूसरे से बात करें, ताकि ये जो जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं घर पे बैठे बैठे, उसको हम बंद कर सकें। ये बहुत बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन आप नेहा इस चीज़ को, इस सच को तो आप मानेंगी कि रीओपनिंग की बात कर रहे हैं, कैंपस खुलेगा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आके दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, उनका जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान कम से कम हो अब जितना हो चुका है। लेकिन एक सच ये भी है कि जहाँ पे रोज़गार गया है लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, वैसे ही महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फीस हाइक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़, जैसे जिस यूनिवर्सिटी से मेरा मास्टर्स हुआ था, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, उसमें तो हर साल फीस हाइक होता है। और अंबेडकर यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, दिल्ली सरकार के अंडर आती है, लेकिन उसका फ़ीस स्ट्रक्चर किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को टक्कर देने के लायक है। और उस यूनिवर्सिटी में लॉकडाउन के समय भी मैंने 28,000 फ़ीस भरी है एक सेमेस्टर के लिए, वो भी ऐसे कोर्स के लिए जो कि प्रैक्टिस बेस्ड था। और ऊपर से दूसरी चीज़ क्या कर रहे हैं इसी यूनिवर्सिटीज़ में, रिजर्वेशन का पॉलिसी बदल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें 100 अड़चने पैदा कर रहे हैं कि आप नया सर्टिफिकेट लेके आइए, दिल्ली से अप्रूव करवाइए अपना कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे आप किसी भी स्टेट से आ रहे हैं। ये सब एकदम नई चीज़ें कर रहे हैं। और ये जो महंगाई की बात है, पेट्रोल इतना बढ़ गया है, बाकी तरीके की महंगाई इतनी बढ़ गई है, इस सब को हम इसी कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। अगर पेट्रोल का रेट बढ़ा है ना, तो हमारा फीस हम नहीं दे पाएंगे, इसकी सच्चाई और ज़्यादा हमारे लिए बढ़ चुकी है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है कि जिस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की आप बात कर रही हैं कि छत्तीसगढ़ से लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, उस गांव से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, उसके बाद भी देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ पा रहे हैं, वो इसकी वजह सबसे बड़ी मैं ये समझता हूँ कि फ़ीस कम होने की वजह से बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़। अब ऐसे में जब फीस हाइक हो जा रहा है, इसकी फ़ीस बढ़ा दी जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, रोज़गार जा रहा है, वो कैसे पढ़ा पाएंगे? जो सपना, जिस सपने की बात कर रहे हैं, उनका तो पूरा ही नहीं होगा ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सारा और ये जो सपना है स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ पाना, एजुकेशन पा पाना, ये एक बहुत नया सपना नहीं है, ये हमेशा से सपना रहा है। हमको पता है कि हिस्टोरिकली किस तरीके से कौन से समाज के तबकों को एजुकेशन से दूर करने की कोशिश की गई है। ये जो फीस हाइक हो रहा है, रिजर्वेशन पॉलिसी में बदलाव आ रहे हैं, रिजर्वेशन एक तरीके से हटाने की कोशिश की जा रही है, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, ये उन्हीं सब साजिशों का ही एक हिस्सा है। और ये भी सच है कि जितना भी रिजर्वेशन इस वक्त एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लागू है, वो सब इन्हीं मूवमेंट से आया है, स्टूडेंट मूवमेंट से ही आया है। इसलिए भी ज़रूरी है कि और ये बात भी सच है कि जो स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में है, फ़ीस हाइक हो रही है, तो हम ये अगर सोचें कि अब तो फ़ीस हाइक हो रही है, वो तो नहीं पढ़ पाएगा। अब तो और ज़रूरी है उसके लिए कैंपस में आना। सही बात है, क्योंकि यही कैंपस है जिसमें 5 और लोग उनके साथ आके बोलेंगे, अरे आप भी परेशान हैं क्या, हम भी परेशान हैं। इतने सारे लोग परेशान हैं, तो इतने चुप क्यों हैं बाकी लोग, इतने ऐश में क्यों जी रहे हैं? उनको भी परेशान होना चाहिए जब इतना बड़ा तबका स्टूडेंट का परेशान है। और ये परेशानी उन लोगों को फील कराना बहुत ज़रूरी है जो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे परेशानियों को हल करने के लिए, इस पूरी व्यवस्था को मेनटेन करने के लिए। इसलिए भी ये सब प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। नेहा ने बहुत अच्छे से समझाया इस बात को कि हम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, एजुकेशन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। एक बार मैं कहूँगा सहयोगी से कि ये पीछे दिखाएं, ये लोग जो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, इन्हें आप कह सकते हैं, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाइए, या कहने को आपको पूरा अधिकार है कि ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं या किसी ख़ास मकसद से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सर्दी आ गई है, ये कड़कड़ाती ठंड में रात के 12 बजे, सुबह के 4 बजे यहाँ पे रहेंगे। प्रशासन इन्हें उठाकर ले जाएगा या रखेगा, इनका कितना मकसद है इसमें छुपा हमें तो नहीं मालूम। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस लड़ाई के लिए यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक पे हैं, उस लड़ाई में आम बच्चे जो सपना देख रहे हैं बड़ी यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ने का, उस सपने को सच करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे में सरकार की, प्रशासन की, यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी बातों को सुना जाए, इनकी बातों को समझा जाए और जल्दी से जल्दी कैंपस को ओपन किया। सहयोगी आशीष के साथ मैं जसीमुल हक, नेशनल दस्तक, दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।